स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, भारत के अंदर पिछले कुछ महीनों में आपने देखा होगा बुर्का को लेकर, हिजाब को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिबेट देखने को मिला था। कर्नाटका में जो इंसिडेंट हुआ था उसकी तो हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक बहुत दुखद खबर आई है महाराष्ट्र से। मुंबई के अंदर यहाँ पर एक आदमी ने अपनी वाइफ का कत्ल कर दिया है क्योंकि उसकी वाइफ यहाँ पर बुर्का नहीं पहन रही थी। ये आप देख सकते हो यहाँ पर न्यूज़, मुंबई मैन किल्स हिंदू वाइफ फॉर रिफ्यूजिंग टू वियर बुर्का फॉलो इस्लामिक ट्रेडिशन। तो इसको डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, और जो ईरान के अंदर चल रहा है पूरा मामला और भारत के अंदर चल रहा है, उन सबको भी कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। काफ़ी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं उसके पहले कि 30 सितंबर से हर रोज सुबह 8 बजे क्लास होने वाली है यूपीएससी की। अगर आप इस बैच के अंदर ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा जो मकसद है अफोर्डेबल एजुकेशन का, उसके तहत यहाँ पर हमारे वेबसाइट और ऐप पर जा सकते हैं और कोड इस्तेमाल कर सकते हैं अंकित लाइव, और ये पूरा कोर्स सिर्फ 19,000 में आपको मिल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर आप देख पाओगे 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग दी जाती है, आपको नोट्स दिए जाते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाती है। इसके अलावा आपको मेंटरशिप दिया जाएगा ताकि आप कभी भी कोई भी प्रॉब्लम है आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पूरे इंसिडेंट को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखेंगे एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक मुस्लिम कम्युनिटी से जो मैन है, जो पर्सन है, जो आदमी है, उसने शादी किया था हिंदू कम्युनिटी के लड़की के साथ। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, होना भी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए शादी करने की, सब कुछ बात ठीक है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि ये जो पर्सन है फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी, वो बार बार अपनी वाइफ के ऊपर प्रेशर डाल रहा था कि तुम इस्लामिक जो ट्रेडिशन है उसको फॉलो करो, जो बुर्का पहना जाता है उसको फॉलो करो। लेकिन हिंदू कम्युनिटी की ये जो औरत है, जो वाइफ है, मैं आपको बता दूं कि इसकी उम्र सिर्फ 22 साल है। मैं 22 साल क्यों यहां पर कह रहा हूं, क्योंकि ईरान में जो पूरा रेवोल्यूशन इस समय चल रहा है, जो प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, वहां पर भी क्या हुआ कि जो 22 साल की लड़की है उसकी मृत्यु हुई, उसके बाद ये पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है। तो यहां पर क्या हुआ है कि इल्जाम लगाया गया है उस आदमी के ऊपर कि वो बहुत ज्यादा प्रेशर कर रहा था। मुंबई के अंदर ये एरिया है जिसको कहा जाता है तिलक नगर एरिया, वहां का ये पूरा इंसिडेंट बताया जा रहा है। यहां पर जो अक्यूज्ड पर्सन है, जो मुस्लिम पर्सन है, इसका नाम है इकबाल मोहम्मद शेख, और यहां पर जो विक्टिम है उसका नाम है रूपाली चंदन शिवे। मैं आपको बता दूं कि 3 साल पहले 2019 में इन दोनों ने यहां पर शादी की थी। ये दोनों रिलेशनशिप में थे काफ़ी लंबे समय से, और बताया जा रहा है कि 2019 में इन्होंने फाइनली यहां पर शादी कर ली। वैसे ये जो लड़की है रूपाली, ये हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करती है, और शादी के बाद इसने अपना नाम जो है वो चेंज करके ज़ारा रख लिया था। और 1 साल के बाद ही 2020 में उन दोनों का एक लड़का भी हुआ था। तो इस समय जो लड़का है उसकी भी उम्र 2-2.5 साल देखने को मिलती है। अब क्वेश्चन ये है कि पुलिस कंप्लेन किया गया है ये पूरे इंसिडेंट को लेकर, तो यहां पर क्या बोला गया है, मतलब कि जो रूपाली की फैमिली है, रूपाली जिसकी मृत्यु की गई है, उसको मारा गया है, उसकी फैमिली मेंबर्स ने क्या आरोप लगाया है। देखो, उनका यह कहना था कि शुरुआत से ही, शादी के फर्स्ट डे से ही यहां पर जो इकबाल है वो लगातार प्रेशर डाल रहा था रूपाली के ऊपर कि इस्लामिक रिचुअल्स को फॉलो करो, जो बुर्का पहनना है वो यहाँ पर सारी चीज़ें करो। और शुरुआत से ही इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मतभेद देखने को मिला, क्योंकि रूपाली जो है वो इन सबको फॉलो करने के लिए रेडी नहीं थी। और इसी की वजह से क्या हुआ अल्टीमेटली कि पिछले कुछ महीनों से जो रूपाली है वो अलग रह रही थी, सेपरेट रह रही थी इकबाल से। ये दोनों साथ नहीं रह रहे थे पिछले कुछ महीनों से। और फाइनली क्या होता है, 26 सितंबर को, अभी जो मंडे गया है, वहां पर रात को 10 बजे के आसपास जो मोहम्मद शेख है, इकबाल मोहम्मद शेख, वो यहां पर अपनी वाइफ को गला काटकर उसकी मृत्यु कर देता है। अब मैं आपको बताता हूं ये सारी चीजें होती कैसे हैं। देखो, कंप्लेन के अंदर ये बोला गया है कि ये दोनों पिछले कुछ समय से साथ नहीं रह रहे थे, लेकिन फोन पर इनकी बातचीत हो रही थी। और मंडे को क्या हुआ, मंडे को सुबह जो है यहां पर जो इकबाल है वो फोन करता है अपने वाइफ को, रूपाली को, और यहां पर उसको कहता है कि तुम वापस आ जाओ। लेकिन जो रूपाली है वो चाहती थी कि वो डाइवोर्स दे दे, मतलब कि दोनों के बीच में तलाक हो जाए। लेकिन यहां पर जो पर्सन है इकबाल, वो ऐसा नहीं चाहता था। उसका कहना था कि एक तो जो बेटा है, क्योंकि बेटा इस समय रूपाली के पास था, तो इकबाल का कहना था कि बेटों को भी यहां पर सौंप दिया जाए, मतलब कि इकबाल के पास आ जाए। लेकिन रूपाली जो है वो इस चीज के लिए तैयार नहीं हो रही थी, और दोनों के बीच में काफी ज्यादा आर्गुमेंट देखने को मिला।
और इसके बाद शाम तक जो इकबाल है वो रूपाली के घर पहुंच गया और रूपाली के घर जाकर फिर से परसुएट करने लगा कि तुम चलो घर चलो यहाँ से। लेकिन जो रूपाली है वो एडमेंट थी, वो घर जाने को रेडी नहीं हुई थी। और इन्हीं सारे माहौल के बीच में बताया जाता है कि पास वाले गली में यहाँ पर उसको घसीट कर लेकर आया रूपाली को और गला काट कर। सोच के देखिए कितना दुखद क्षण है, 2 साल 2.5 साल का बच्चा है अभी, उस बच्चे का क्या होगा। यहाँ पर उसकी मृत्यु कर दी जाती है गला काट कर और उसके जस्ट बाद जो इकबाल है वहां से भाग जाता है, क्राइम सीन से जो है वो भाग जाता है। लेकिन फाइनली उसको अरेस्ट भी किया जाता है। बेसिकली क्या है कि क्योंकि ये सारी चीज़ें एक प्रॉपर नेबरहुड में हो रहा था, तो जैसे ही ये पूरा इंसिडेंट हुआ उसके बाद रूपाली बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गई और जो लोकल्स हैं वो वहाँ पर पहुँच गए, उसकी मदद करने पहुँच गए, पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और फाइनली पुलिस वहाँ पर पहुँची, पोस्टमार्टम में भेजा गया पूरे बॉडी को और पुलिस ने यहाँ पर चालू कर दिया खोजना, इकबाल को खोजना। और आपको पता ही है एक बार पुलिस जो है वो यहाँ पर चाह लेती है तो फाइनली उसको पकड़ लेती है। तो ये जो इकबाल है वो पकड़ा गया है और उसको सेक्शन 302 ऑफ इंडियन पीनल कोड, जो कि मर्डर से रिलेटेड पूरा सेक्शन है, उसके अंदर उसको अरेस्ट किया गया है और यहाँ पर इंटरोगेशन चल रहा है। अब फाइनली देखना होगा कि अल्टीमेटली कोर्ट ऑफ लॉ में क्या साबित होता है क्या नहीं होता है, मैं उसके अंदर नहीं जाऊंगा। लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना यहाँ पर सामने आया है। अब आपको समझने की ज़रूरत है कि 2-3 चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पर अच्छे से गौर फरमाना है ताकि हम इस पूरे इंसिडेंट को लिंक कर पाएँ जो अभी देश के अंदर चल रहा है, जो आपका ईरान के अंदर चल रहा है। ईरान के अंदर जैसा मैंने आपको बताया कि जो 22 साल की लड़की है उसकी मृत्यु हो गई थी और उसी के बाद पूरा प्रोटेस्ट हुआ है। लेकिन उसकी मृत्यु कैसे हुई थी? ये जो 22 साल की लड़की है ईरान के अंदर, वो कैपिटल गई, जो ईरान की कैपिटल है तेहरान, वो वहाँ पर गई अपने भाई के साथ, अपने रिलेटिव्स को मिलने। तो वहाँ पर क्या होता है कि एक टीम होती है ईरान के अंदर जो कि ड्रेस कोड को चेक करती रहती है कि यहाँ पर कोई प्रॉपर ड्रेस सही से पहना है कि नहीं पहना है। लेकिन बताया जाता है, आरोप लगाया जाता है कि जो टीम थी उसने यहाँ पर 22 साल की इस लड़की को अरेस्ट कर लिया और इंटरोगेशन के दौरान यहाँ पर उसकी जो है मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 22 साल की लड़की की। और जैसे ये खबर पहुंचा ईरान के अलग अलग हिस्सों में, लोग सड़कों पर आने लगे, हॉस्पिटल के बाहर आए, फिर जहां पर उसका ग्रेवयार्ड था वहां पर पहुंचे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं धीरे धीरे बिल्डअप होती रहीं और अब लगभग 12 दिन हो चुके हैं ईरान के अंदर। अब ईरान के अंदर एक और इंसिडेंट हो गया, प्रोटेस्ट के दौरान एक और पर्सन की मृत्यु हो गई थी और उसको लेकर फिर और ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है। मतलब लगभग अभी तक आप सोचिए 75 लोगों की मृत्यु हो चुकी है ईरान के अंदर। तो ईरान के अंदर क्या है, वहां पर महिलाएं चाह रही हैं कि हिजाब पहने या ना पहने ये उनका हक होना चाहिए। वहां की जो डिक्टेटोरियल सरकार है वो यहां पर नहीं कह सकती। इनफैक्ट आप देख सकते हो यहां पर स्लोगन्स रेज किए जा रहे हैं, डेथ टू द डिक्टेटर। ठीक है, तो ईरान में एक ऐसा यहां पर माहौल चल रहा है कि महिलाएं हिजाब को छोड़ना चाह रही हैं, उनके ऊपर प्रेशर ना डाला जाए। पहनना है, जिसको पहनना है उसको इजाज़त होनी चाहिए, जिसको नहीं पहनना है वो वैसे फ्रीडम होना चाहिए। लेकिन इंडिया में क्या हुआ था, भारत के अंदर कंट्रोवर्सी क्या हुई थी? रिसेंट इंसिडेंट हमें कर्नाटक के अंदर देखने को मिला था जब वहां पर गवर्नमेंट रन कॉलेज उडुपी में वहां पर 7 फीमेल स्टूडेंट जो हैं वो बुर्का पहनकर आई थी और वो क्लास में जाना चाहती थी। लेकिन जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने कहा कि ये वॉयलेशन है यूनिफॉर्म कोड ऑफ द कॉलेज का। मतलब आप इस बुर्का में नहीं जा सकते, जो सभी बच्चे एक जैसा यूनिफॉर्म पहन कर आ रहे हैं आपको उसी में आना पड़ेगा। और इसी को लेकर ये जो पूरा विवाद है वो वहाँ से स्टार्ट हुआ। इनफैक्ट कर्नाटका के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका भी ये कहना था कि हिजाब पहनना स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, ये इनडिसिप्लिन में आता है और ये रूल्स जो कॉलेज के द्वारा सेट किए जाते हैं वही उसके ऊपर हमें चलना चाहिए। और कॉलेज ऑफिशियल्स ने भी यहाँ पर बयान दे दिया था कि अगर बच्चियों को, जो गर्ल्स हैं, अगर उनको अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करना है तो हिजाब हटा कराना पड़ेगा। और इसीलिए यहाँ पर फाइनली जो स्टूडेंट्स हैं वो उनमें काफ़ी ज़्यादा आक्रोश आया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारे जो रिलीजियस बिलीफ हैं उसके अंदर इंटरफेरेंस किया जा रहा है जो कि संविधान के खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और फाइनली ये पूरा मामला मैं आपको बता दूं कि कोर्ट में गया हुआ है। अभी तो क्या है, हाई कोर्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करनी है कि क्या ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के अंदर आता है नहीं आता है। फिर पूरा मामला वहाँ से होते होते जो है आपका सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन यहाँ पर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्स्टिट्यूशन के तहत भी जानना जरूरी है कि बुर्का को लेकर क्या कोई राइट दिया गया है। देखो, एक्सप्लिसिटली कोई राइट नहीं दिया गया है, लेकिन अगर आप हमारे संविधान के कुछ आर्टिकल्स को देखोगे फंडामेंटल राइट्स के अंदर, उसमें आपको साफ देखने को मिलेगा कि यहाँ पर कोई भी पर्सन अगर अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करना चाहता है, प्रोपोगेट करना चाहता है, तो उसके पास
पूरी आज़ादी है, उसको कर सकता है एज लॉन्ग एज इट डज नॉट इंटरफियर और डिग्रेड अदर पर्सन रिलीजन। मतलब कि आपके पास पूरा हक है, आप अपने रिलीजन को प्रोपोगेट करो, उसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो दूसरे के रिलीजन में इंटरफेरेंस का काम नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, ये एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है कि जो मन चाहे वो कर सकते हो, लेकिन हाँ, यहाँ पर आपके पास आज़ादी है, जो आप चाहो कर सकते हो, लेकिन उसका कोई इंटरफेरेंस ना हो, दूसरे को कोई हानि नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए बोला जाता है कि अगर कोई पर्सन, अगर इस्लाम का कोई व्यक्ति अगर हिजाब पहनना चाहता है तो उसको पूरी आज़ादी है। कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको आज़ादी दी है, इंडियन जुडिशरी के कई सारे जजमेंट्स हैं, उनको आज़ादी मिली है। स्पेशली आर्टिकल 25(1) अगर आप देखोगे, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड द राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। लेकिन जैसा मैंने बताया, कोई भी फंडामेंटल राइट जो है वो एब्सोल्यूट नहीं होता, उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल 25, 26, 27, 28 ये सब चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। जैसे आर्टिकल 26 कहता है कि जो रिलीजियस अफेयर से जो मैनेज करना है उसका फ्रीडम होना चाहिए, यहाँ पर उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए। तो वो सारे आर्टिकल्स आप अपना देख लेना, आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर भी आपको एक और चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है कि ऐसा नहीं है कि जो विरोध है वो नॉर्मल हिजाब पहनने के ऊपर हो रहा है। अगर कोई मुस्लिम महिला अगर सड़क पर जाती है हिजाब पहनकर, तो उसके ऊपर कोई रोक नहीं यहाँ पर हो रहा है। कंट्रोवर्सी क्या है कि क्या स्कूल में ही अलाउड हो सकता है कि नहीं, क्या कॉलेज के अंदर अलाउ हो सकता है कि नहीं, क्योंकि कॉलेज और स्कूल एक अलग डिफरेंट प्लेस हो जाता है। वहाँ पर सभी के लिए कुछ ना कुछ अगर ड्रेस कोड है तो क्या उसको फॉलो करना चाहिए या फिर इसको फॉलो करना चाहिए। अब देखिए, ये चीज़ डिसाइड कैसे होगा, ये डिपेंड करेगा कि क्या ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का पार्ट है कि नहीं। मतलब कि हिजाब पहनना, बुर्का पहनना, क्या ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के अंदर आता है कि नहीं आता है। अब इसमें क्या होता है, जो न्यायपालिका है, जो कोर्ट है, वो कई तरह के रिलीजियस टेक्स्ट को देखती है, रिलीजन के अंदर जो कुछ नियम चलते आ रहे हैं उसको देखती है, जो अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं, रिलीजियस हेड्स हैं, उनसे बातचीत करती है और फिर फाइनली यहाँ पर जजमेंट देती है कि क्या ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का पार्ट है कि नहीं। अगर मान लो हिजाब पहनना एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के अंदर आएगा, तब तो हो सकता है कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको अलाउ कर दिया जाएगा कि वो स्कूल्स और कॉलेज में भी हिजाब पहन के जा सकती हैं। लेकिन अगर ये प्रैक्टिस के अंदर नहीं आता है, एसेंशियल प्रैक्टिस के अंदर नहीं आता है, तो यहाँ पर उनको मना भी किया जा सकता है। अब वो तो देखने वाली बात होगी यहाँ पर होता है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। भारत के अंदर भी जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर अपना हक चाह रही हैं, ईरान के अंदर भी चाह रही हैं। लेकिन ईरान में यहाँ पर हिजाब के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, और वहीं भारत के अंदर अगर आप देखोगे तो काफ़ी अलग तरह से चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ये वाला जो इंसिडेंट हुआ है, ये अगेन बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला है और हमें अगेन मैं तो कहता हूँ सतर्क होना चाहिए। और मैं जब ये पूरा इंसिडेंट पढ़ रहा था, पहले तो मुझे यही डाउट हुआ कि जब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम था तो पहले इन्होंने, क्योंकि स्टार्टिंग से ही प्रॉब्लम बताया जा रहा है कि जब वाइफ यहाँ पर फॉलो करने के लिए रेडी नहीं थी रिलीजियस ट्रेडिशंस को, इस्लाम के ट्रेडिशन को, तो यहाँ पर पहली बात उन्होंने शादी क्यों कर ली। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये तो इन्वेस्टिगेशन में सामने निकल कर आएगा, लेकिन अभी तक जो भी चीज़ें था मैंने आपको बता दिया। आई होप कि ओवरऑल पर्सपेक्टिव से आपको कुछ एक इंसाइट मिला होगा यहाँ पर बुर्का और हिजाब को लेकर। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स और आपने सुना होगा रिट्स के बारे में। बेसिकली टोटल 5 तरीके के रिट्स होते हैं। तो आपको बताना है कि जब भी किसी इंडिविजुअल की लिबर्टी को सिक्योर करना होता है तो उस केस में हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट कौन सा रिट्स जारी करती है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डाल दिया करता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, UPSC की तैयारी अब आप कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि ये कोर्स सिर्फ 19,000 में आपको मिल जाए। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।